A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the revision of our chapter Winds, Storms and Cyclones. इस चैप्टर में हम हवाओं के बारे में पढ़ेंगे और कैसे जब हवाओं की गति, हवाओं की जो स्पीड है वो जब बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो कैसे हवाएं स्टॉर्म्स बन जाती हैं। और स्टॉर्म्स जब सर्कुलर मूवमेंट करने लगते हैं, जब स्टॉर्म्स गोल गोल घूमने लगते हैं और एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं, जब बहुत ही बड़े एरिया में तूफान आता है सर्कुलर मोशन में, तो वो कहलाता है साइक्लोन्स। ओके, तो विंड, स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में हमें आज पढ़ना है। विंड्स होती है हवाएं। ओके, तो हवाएं बनती कैसे हैं? देखिए, हवाएं प्रेशर डिफरेंस से बनती हैं। अब ये प्रेशर डिफरेंस क्या होता है? देखिए, सिंपल सी बात है। दिन के समय जब सूरज आसमान पर होता है तब सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ती है। ज़मीन पर पड़ने के कारण ज़मीन गर्म होती है। ठीक है, लैंड जो है वो गर्म होता है। ठीक है, गर्म होने के कारण लैंड के ऊपर की जो एयर है वो भी गर्म होती है। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जाती है। कैसे पता है आप लोगों को? आप लोगों ने धुआं देखा है, कहीं पर आग लगती है तो धुआं देखा है आपने। धुआं किधर जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। तो वो ये बताता है कि जो धुआं है वो गर्म होता है और वो हवा के साथ, यानी गर्म हवा के साथ वो कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ। मतलब गर्म हवा किधर जाती है? ऊपर की तरफ। ओके, आसमान की तरफ। तो जो जिस लैंड पे, जिस जगह पर सूरज की रोशनी पड़ रही है बहुत तेज़ी से, वो जगह गर्म होगी और उसके ऊपर का जो हवा का जो कॉलम है, जो हवा मौजूद है उसके ऊपर, वो हवा भी गर्म होगी। जैसे जैसे हवा गर्म होती जाएगी तो हवा ऊपर जाती जाएगी। ठीक है, और वहाँ पर वो जगह खाली हो जाएगी, वहाँ पर कोई भी हवा नहीं रह जाएगी क्योंकि सारी की सारी हवा कहाँ चली जाएगी? ऊपर। ओके, आस पास के एरिया से जहाँ पर ठंडी हवा मौजूद है, तो आस पास के एरिया से ठंडी हवा उस जगह पर आएगी बहुत तेज़ी से जहाँ पर जगह खाली है, जहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर चली गई। तो उस तेज़ी से आने वाली हवा को हम विंड बोलते हैं। ओके, तो एयर जब मूव करती है तो उसको बोलते हैं विंड। हमारे आसपास एयर मौजूद है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है वो विंड हो। ओके, आप एक बंद कमरे में हैं, फ़ैन आपका ऑफ है, एसी ऑफ है, तो आपके आसपास एयर मौजूद है। अभी कोई आपके ना बाल हिल रहे हैं, ना बाल उड़ रहे हैं, ना कपड़े उड़ रहे हैं। ओके, दैट मीन्स आप कमरे में सेफली बैठे हुए हैं और आप सांस ले सकते हैं। तो आपके कमरे में क्या मौजूद है? एयर। ओके, जब वही एयर बहुत तेज़ गति से, बहुत तेज़ स्पीड से चलने लगती है तो उसको बोल देते हैं विंड। ओके, जब उसी एयर को हम बोलते हैं कि एयर ने स्पीड पकड़ ली तो हम उस स्पीड वाली एयर को बोलते हैं क्या? विंड। ओके, जब विंड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, 100 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर, तो विंड कन्वर्ट हो जाती है स्टॉर्म्स में। ठीक है, विंड के साथ साथ बरसात भी होने लगती है। ओके, विंड के साथ साथ बिजली भी कड़कने लगती है। तो बरसात, बिजली और पानी जब तीनों एक साथ अर्थ पर गिरते हैं तो वो कहलाते हैं स्टॉर्म्स। ओके, और जब स्टॉर्म्स गोल गोल घूमने लगते हैं सर्कुलर मोशन में तो वो बना लेते हैं साइक्लोन्स। साइक्लोन बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, लगभग 300 से 400 किलोमीटर का एरिया वो कवर कर लेता है और उतने एरिया पर आने वाली हर चीज़ को वो तबाह कर देता है। ठीक है, उड़ीसा की एक कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, बहुत फेमस कहानी है। कहानी मतलब इन द सेंस वो रियल लाइफ इंसिडेंट है। ये 18 अक्टूबर 1999 की बात है। सुबह का मौसम मौसम काफ़ी ठीक था। धीरे धीरे क्या हुआ, मौसम थोड़ा सा ठंडा होने लगा और हवाएं जो हैं वो तेज़ी से चलने लगी। उड़ीसा की बात है। उड़ीसा आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ पर है। उड़ीसा है हमारे ईस्टर्न कोस्ट में। ओके, ईस्टर्न कोस्ट जो है हमारा, वहाँ पर है उड़ीसा। ओके, तो उड़ीसा में बहुत ही फेमस मंदिर भी है। ओके, सन टेम्पल है वहाँ पर। तो उड़ीसा जो है हमारा 18 अक्टूबर 1999 को, 18 अक्टूबर आने वाली है। ओके, 7 8 6 दिन में, लगभग 18 अक्टूबर है, 5 दिन में। ओके, तो 18 अक्टूबर 1999 को लगभग 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहुत तेज़ी से एक चक्रवात आया, एक साइक्लोन आया।
वो इतना भयंकर था, इतना ज़्यादा पावरफुल था, इतना ज़्यादा डिवास्टेटिंग था कि उसने 45,000 घरों को उजाड़ दिया। 7 लाख लोग बेघर हो गए। और लगभग 11 दिन बाद, विद इन 11 डेज, एक और तूफान आया, एक और साइक्लोन आया, लगभग 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक और बहुत तेज़ साइक्लोन आया। ओके। और ये फिर उड़ीसा से टकराया। ठीक है, बहुत तेज़ साइक्लोन आया, ये फिर उड़ीसा से टकराया। ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो पुराना साइक्लोन था जो 18 अक्टूबर को आया था, वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया था। अभी जो नया वाला साइक्लोन आया है ये 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया है। ओके। और इसके साथ साथ 9 मीटर ऊंची पानी की लहरें भी थी। ओके। बहुत लोगों ने अपनी, हज़ारों लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। लाखों करोड़ों रुपए, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट सब बर्बाद हो गया। ओके। तो ये इतना भयंकर इफेक्ट हुआ था। देखिए यहाँ पर ये साइक्लोन का डायग्राम है उड़ीसा के ऊपर। ये जो लाइट ब्लू कलर से आपको दिख रहा है यहाँ पर बीच में, ये साइक्लोन है। ओके। ये साइक्लोन बहुत तेज़ी से घूमते हुए आया था उड़ीसा के ऊपर, और उड़ीसा को पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया था इसने। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं, ये कहानी ख़त्म होती है और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए विंड की डेफिनेशन लिखी हुई है। द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। मूविंग यानी चलती हुई हवा को क्या बोलते हैं? विंड। ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक टिन का कैन है, उस टिन के कैन को एक बर्नर पर रख करके गर्म किया जा रहा है और उस टिन के कैन को 50% वाटर से भर दिया गया है। 50% वो कैन, मतलब वो कैन आधा भरा हुआ है पानी से, और उस कैन को रख दिया गया है किसमें? बर्नर में। ओके। उस कैन के अंदर का पानी गर्म होता है, उबलता है, और पानी गर्म हो करके क्या बनता है? भाप बनता है। ठीक है। भाप बन के पानी बहुत तेज़ी से, जब पानी भाप बनने लगता है तो तुरंत क्या करना है आपको? ठंडा बर्फ़ वाला पानी उसके ऊपर डाल देना है। तो कैन का शेप ऐसा हो जाएगा जैसे सेकंड वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है। कैन का शेप पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आपने पानी डाला उसके ऊपर, जैसे ही आपने पानी डाला, तो अंदर की जो स्टीम थी, अंदर की जो एयर थी, जो भाप थी, वो भाप तुरंत ठंडी हुई, बहुत तेज़ी से ठंडी हुई, और उसने कैन का शेप चेंज कर दिया। ठीक है। तो ये रीज़न होता है। ओके। अब यहाँ पर एक दूसरी एक्टिविटी है, ये पता करने के लिए कि विंड, मतलब जब हवा बहुत तेज़ी से चलती है तो उसके साथ जो एयर का प्रेशर है वो कम हो जाता है। हवा के तेज़ चलने के कारण एयर का प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है। तो एयर का प्रेशर कम कैसे होता है वो मैं आपको इस एक्टिविटी से समझाऊंगा। इस एक्टिविटी में बोला गया है कि आपको क्या करना है, एक बॉटल लेना है और बॉटल को स्लैंट रख देना है, जैसे इस डायग्राम में इस बच्चे ने पकड़ा हुआ है। तो ऐसे ही आपको भी बॉटल पकड़नी है, और बॉटल का जो माउथ है, जहाँ पर बॉटल का आप कैप लगाते हैं या ढक्कन लगाते हैं, तो उस माउथ में एक पेपर का बॉल बना करके रख देना है, और वो पेपर का बॉल उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना वो माउथ है, उससे हल्का सा छोटा होना चाहिए। जितना बड़ा वो माउथ है उससे हल्का सा छोटा ये पेपर का बॉल होना चाहिए। तो जैसे ही आप फूंक मारेंगे बॉटल के अंदर, जैसे ही बॉटल के अंदर आप फूंक मारेंगे, वैसे ही पेपर को अंदर चले जाना चाहिए, बट पेपर अंदर नहीं जाता है। ये जो पेपर है ये अंदर नहीं जाता है, ये बाहर आ जाता है। ओके। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जैसे ही आप फूंक मारते हैं बॉटल के माउथ में, तो आपके माउथ के आसपास की जो एयर है और बॉटल के माउथ के आसपास की जो एयर है, ओके, आपके माउथ से जो एयर निकल रही है वो बॉटल के माउथ के प्रेशर को हटा देती है। जो आपने फूंक मारी तो जो प्रेशर था वो बॉटल के अंदर जितना प्रेशर था उतना ही बॉटल के बाहर भी है। हर जगह एयर का प्रेशर सेम है। ओके। तो जब आप फूंक मारते हो तो बॉटल के जो अंदर का प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है और बॉटल के बाहर का प्रेशर कम हो जाता है। तो वो कागज़ जिसको आप फूंक मार करके अंदर करने की कोशिश कर रहे थे वो बाहर ही गिर जाता है। ओके। इससे हमें ये पता चलता है कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है।
ठीक है। एक और ये बलून का एग्जांपल है। एक डंडी में, एक लकड़ी में या एक टहनी में, एक रॉड में आप दो बलून को कुछ डिस्टेंस पर बांध दो। जैसे इस बच्चे ने लिया हुआ है हाथ में, दो बलून को आपको कुछ डिस्टेंस पर बांध देना है। ठीक है। बलून थोड़े डिस्टेंस में होने चाहिए। ओके। जैसे ही आप बलून के बीच की एयर को आप फूंक मारते हो, बलून के बीच में आप फूंक मारते हो, दोनों बलून के बीचों बीच आप जैसे ही फूंक मारते हो, ये दोनों बलून आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है। ये दोनों बलून क्या होते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। तो जैसे ही आपने दोनों बलून के बीचों बीच फूंक मारी, ये दोनों बलून आपस में चिपक जाते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, एयर पहले बलून में हर जगह इक्वल प्रेशर लगा रही थी, लेकिन जैसे ही आपने बीच में फूंक मारा तो बीच का प्रेशर कम हो गया, अगल बगल का प्रेशर बढ़ गया, तो दोनों बलून आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें इस इंसान ने, इस आदमी ने क्या किया है, एक पेपर की स्ट्रिप ले ली, एक पेपर की स्ट्रिप ले ली। ठीक है। उस पेपर की स्ट्रिप के जस्ट ऊपर वो फूंक मारता है, जस्ट ऊपर, तो पेपर की स्ट्रिप जो है वो ऊपर की तरफ आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेपर की स्ट्रिप के ऊपर की जो हवा है वो पेपर की स्ट्रिप पर प्रेशर लगाती है, और जैसे ही आप फूंक मारते हो तो वो पेपर की ऊपर की जो एयर है वो हट जाती है, तो उस पर जो प्रेशर पड़ रहा था वो कम हो जाता है, जिससे पेपर की स्ट्रिप जो है वो सही हो जाती है। ओके। अब चलिए, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीड अकम्पनीड बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। जो विंड की स्पीड जो बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई हवा की जो रफ्तार है, इंक्रीज्ड विंड स्पीड जो है वो रिड्यूस्ड एयर प्रेशर के साथ साथ आती है। बढ़ी हुई जो हवा की रफ्तार है वो, उससे एयर का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। इस लाइन का मतलब ये है कि जहाँ पर भी हवा बहुत तेज़ी से चलेगी, जहाँ पर बहुत तेज़ी से हवा चलेगी, वहाँ पर एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। ओके। सिर्फ सिंपल ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज़ हाई टू द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज़ लो। ऑब्वियस सी बात है, हवा किधर से किधर मूव करेगी, जहाँ पर एयर का प्रेशर, एयर का दबाव, एयर ज़्यादा प्रेजेंट है, वहाँ से कहाँ मूव करेगी, जहाँ पर एयर कम प्रेजेंट है। तो एयर अपने ज़्यादा से अपने कम की तरफ मूव करती है। ठीक है। तो ये भी आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। जो गर्म एयर होती है वो ठंडी हवा से हल्की होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ चली जाती है। गर्म हवा क्यों ऊपर चली जाती है? क्योंकि वो कोल्ड एयर से हल्की होती है। ठीक है। और जो चीज़ हल्की होती है वो ऊपर आसमान में चली जाती है। ओके। जैसे आपने देखा है, जब भी आप आग वाग लगाते हैं कभी ठंडियों के टाइम पर, तो धुआं किस तरफ जाता है? ऊपर की तरफ, क्योंकि धुएं के साथ क्या मिक्स होती है? गर्म हवा। तो गर्म हवा धुएं को कहाँ लेकर जाती है? ऊपर की तरफ। ओके। विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। जो विंड करेंट्स है वो अनइवन हीटिंग के कारण जनरेट हुई हैं। ओके। अनइवन हीटिंग के कारण विंड करेंट्स कैसे जनरेट होती हैं? इक्वेटर और पोल्स में ये देखना है हमें। इक्वेटर कौन सा हिस्सा होता है? देखिए, अर्थ का अगर मैं डायग्राम दिखाऊं तो बीच में जो वाइट लाइन दिख रही है आपको बीचों बीच, वही कहलाता है इक्वेटर। ओके। जो बीचों बीच आपको वाइट लाइन दिख रही है वही है क्या? इक्वेटर। तो जो इक्वेटर है, तो ये जो इक्वेटर है, ये जो बीचों बीच का हिस्सा है अर्थ का, इस इक्वेटर में सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। इस इक्वेटर में जो सनलाइट है वो डायरेक्ट पड़ती है। तो इस इक्वेटर में जो भी लैंड एरिया है, ज़मीन का एरिया, वो बहुत तेज़ी से गर्म होता है, बहुत तेज़ी से गर्म होता है। ओके। तो इस लैंड एरिया के गर्म होने के कारण इस लैंड एरिया के ऊपर की जो हवा है वो गर्म होकर, हल्की होकर एवेपोरेट कर जाती है, उड़ जाती है। ठीक है। गर्म होकर के, हल्की होकर के उड़ जाती है। ठीक है। अब गर्म हवा उड़ जाती, ठीक है, गर्म हवा क्या हो जाती है? हल्की होकर के उड़ जाती। ठीक है। तो जो इक्वेटर के जस्ट ऊपर और इक्वेटर के जस्ट नीचे वाली जो वाइट लाइन है, वहाँ से ठंडी हवा
इक्वेटर की तरफ बढ़ती है। तो आप देख सकते हैं जो पिंक कलर के एरो बने हुए हैं वो ठंडी हवा की डायरेक्शन को बताते हैं कि वो ठंडी हवा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही। वो ऊपर से नीचे की तरफ क्यों आती है? क्योंकि नीचे इक्वेटर में एयर का प्रेशर कम हो गया है, जो गर्म हवा थी वो उड़ गई है। ओके, तो वहाँ पर एयर का प्रेशर कम हो गया है। तो एयर के प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए हाई प्रेशर से हवाएं कहाँ आती हैं? लो प्रेशर की तरफ। ओके, तो आप देख सकते हैं कैसे 30 डिग्री जो लैटिट्यूड है, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इन दोनों से हवा किस तरफ कन्वर्ज हो रही, किस तरफ मिक्स हो रही है? सेंटर की तरफ, यानी इक्वेटर की तरफ। ओके, तो ये रीज़न है अनइवन हीटिंग होना कहाँ पर? इक्वेटर और पोल्स के बीच में। ठीक है, चलिए इसको मैं रीड कर देता हूँ। यू माइट हैव लर्नड इन ज्योग्राफी दैट रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। आपने ज्योग्राफी में ये पढ़ा होगा कि इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है, जैसे इंडिया भी, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है जहाँ पर केरला तमिलनाडु वगैरह है, वो इक्वेटर के काफ़ी पास है, तो वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ओके, द एयर इन दीज रीजन्स गेट वार्म। इन रीजन्स में एयर जो है, हवा जो है वो वार्म होती है, गर्म होती है। द वार्म एयर राइजेस, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन्स इन द 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट ऑन द आइदर साइड ऑफ इक्वेटर मूव्स इन। जो ठंडी हवा होती है जो 0 से 30 डिग्री लैटिट्यूड पर स्थित है वो अंदर की तरफ आती है। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर। ये विंड्स नॉर्थ और साउथ से इक्वेटर की तरफ आती हैं। एट द पोल्स द एयर इज कोल्डर देन दैट एट लैटिट्यूड्स अबाउट 60 डिग्रीज। पोल्स पर जो एयर है वो कोल्डर होती है, ओके, लगभग 60 डिग्री तक। पोल्स में जो एयर है वो 60 डिग्री तक ठंडी होती है। द वार्म एयर एट दीज लैटिट्यूड, ओके, द वार्म एयर at these latitude rises up and the cold wind from the polar regions rushes in to take its place। तो जो वार्म एयर होती, गर्म हवा होती, वो ऊपर की तरफ जाती है और जो ठंडी हवा है वो गर्म हवा की जगह लेती है। इस तरह से सर्कुलेशन सेट हो जाता है वार्मर लैटिट्यूड्स में। ओके, द विंड्स वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। विंड्स जो है उनको नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो होना चाहिए था। अ चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज्ड बाय रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के घूमने के कारण ये देखिए, ये जो एरो बने हुए हैं ये हल्का सा लेफ्ट साइड पर है, क्योंकि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, उसकी वजह से एरो जो है ये लेफ्ट साइड पर टिल्ट हो गए। ठीक है, अब अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, इसके कारण भी हवाएं चलती हैं। लैंड और वाटर के बीच में हीटिंग प्रॉपरली ना होना। कैसे? जो पानी है वो देर से गर्म होता है, लैंड जल्दी गर्म हो जाता है। पानी देर से ठंडा भी होता है लेकिन लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है। ओके, तो ये अनइवन हीटिंग जो है उसके कारण भी विंड फ्लो होती है। ओके, ये कैसे होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो समुद्र के किनारे के स्टेट्स हैं, जैसे हमारा गुजरात हो गया, ये समुद्र के किनारे है। तो समुद्र पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो समुद्र का पानी गर्म तो होता है लेकिन लेट गर्म होता है। लैंड का पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है, या लैंड जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है। जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है, समुद्र थोड़ा देर से गर्म होता है क्योंकि पानी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से कम होता है, रूम टेम्परेचर से। ओके, और लैंड का टेम्परेचर तो ऑलरेडी 48 49 डिग्री 47 डिग्री 45 डिग्री चला जाता है। ओके, तो लैंड जल्दी गर्म हो जाती है दिन में। ठीक है, तो लैंड के ऊपर की जो एयर है वो हल्की हो करके कहाँ चली जाती है? आसमान में। सी के ऊपर की जो भारी एयर है वो किस तरफ आती है? लैंड की तरफ आती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सी ब्रीज। सी ब्रीज चलती है दिन के टाइम पर। ठीक है, रात में जस्ट उल्टा होता है। रात में समुद्र का पानी थोड़ा सा लेट ठंडा होता है, लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है। तो समुद्र के ऊपर के पानी की जो हवा है वो हल्की होकर के कहाँ चली जाती है? ऊपर चली जाती है। तो लैंड से हवा किस तरफ मूव करती है? समुद्र की तरफ, क्योंकि लैंड में हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो यहाँ से समुद्र की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या? लैंड ब्रीज। ओके, तो दिन में चलती है सी ब्रीज, रात में चलती है लैंड ब्रीज। ओके, अब एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जो मॉनसून वर्ड है वो मौसम वर्ड से आया है। ये मौसम एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है सीज़न। ओके, मौसम एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है सीज़न। ठीक है, विंटर में क्या होता है? विंड के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाता है, वो लैंड से ओशन की तरफ बहने लगती है।
ठीक है। द विंड्स फ्रॉम द ओशन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। ओशन से जो विंड आती है वो पानी और बरसात लेकर आती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, ये जो है वाटर साइकिल का पार्ट होता है। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। जो मानसून विंड है वो पानी कैरी करता है और जिससे बारिश होती है। ओके, मानसून विंड जो होती हैं वो वाटर कैरी करती हैं जिससे बारिश होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक थंडर स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बीच में चीज़ें बताई गई हैं। देखिए थंडर स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बीच में अंतर क्या होता है। जो थंडर स्टॉर्म है वो एक तूफान है जिसमें बिजली भी गिरती है, पानी भी गिरता है। ओके, और हवा भी बहुत तेज़ी से चलती है। ओके, तो जब हवा बहुत तेज़ी से चले, बिजली कड़के और पानी गिरे, जब तीनों एक साथ में हो बहुत ही ज़्यादा घंटों तक, तो वो कहलाता है थंडर स्टॉर्म। ओके, उसको क्या बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म। और साइक्लोन क्या होता है, जब थंडर स्टॉर्म गोल गोल घूमने लगता है, जब सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है। अब थंडर स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स की थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। थंडर स्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज। थंडर स्टॉर्म कहाँ पाए जाते हैं, गर्म, ह्यूमिड और ट्रॉपिकल एरियाज में। ट्रॉपिकल एरिया कौन से होते हैं, वो एरिया जहाँ पर इक्वेटर पाया जाता है। ठीक है, तो थंडर स्टॉर्म हॉट, ह्यूमिड और ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है। देखिए जब भी कभी थंडर स्टॉर्म आए या बिजली वगैरह कड़के, तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। किसी पेड़ के नीचे कभी ना खड़े हों। अगर आप जंगल में हैं तो एक छोटे पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं, बड़े पेड़ के नीचे कभी ना खड़े हों। ग्राउंड में कभी ना लेटें। ठीक है। अम्ब्रेला या छाता या किसी मेटेलिक एंड के नीचे कभी शरण ना ले, क्योंकि मेटल में अगर बिजली गिरेगी तो आपको भी झटका लगेगा। ओके। विंडो के पास में ना बैठें। ओपन गैराजेस, स्टोरेज शेड्स, मेटल शेड्स, ये सेफ़ प्लेस नहीं होते हैं। जहाँ पर मेटल का यूज़ किया गया है वो चीज़ें सेफ़ नहीं होती हैं। अ कार और अ बस इज़ अ सेफ़ प्लेस टू टेक शेल्टर। एक कार या बस के अंदर आप कांच बंद करके रह सकते हो आराम से। इफ़ यू आर इन वाटर, अगर आप पानी में हो, गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग। बाहर जाओ और एक बिल्डिंग में चले जाओ। ओके, अगर आप पानी में बाहर भीग रहे हो तो। ओके। हाउ अ थंडर स्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। कैसे एक थंडर स्टॉर्म साइक्लोन बन जाता है, ये हमें पढ़ना है। सबसे पहले साइक्लोन का स्ट्रक्चर यहाँ पर पढ़ लेते हैं। द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज़ अ काम एरिया। साइक्लोन के सेंटर पे एक शांत एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। क्या बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। तो साइक्लोन के सेंटर पे एक ठंडा एरिया होता है जिसको बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। ठीक है। साइक्लोन क्या होता है, अ साइक्लोन इज़ अ वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। बहुत तेज़ी से, बहुत बेरहमी से घूमती हुई हवा क्या है, साइक्लोन है। ओके। 10 to 15 किलोमीटर्स हाई। लगभग ये 10 से 15 किलोमीटर ऊंचा होता है। सोच सकते हैं 10 से 15 किलोमीटर ज़मीन के ऊपर कितनी हाइट होगी। द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर्स। जो आई, साइक्लोन की आई का जो सेंटर है साइक्लोन का, उसको आई बोलते हैं। तो साइक्लोन के सेंटर का जो टेम्परेचर है वो लगभग, जो साइक्लोन के सेंटर का टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है, और साइक्लोन के जो सेंटर है उसका जो डायमीटर है, या जो एरिया है, या डायमीटर की मैं बात करूँ, डायमीटर क्या होता है, कोई सर्कल है तो दोनों रेडियस को आप जब जॉइन कर देंगे, एक सीधी लाइन खींच देंगे, तो वो बना लेता है डायमीटर। तो जो साइक्लोन होता है वो भी सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो उसका भी जो डायमीटर होता है वो लगभग 10 to 15 किलोमीटर्स की उसकी आई होती है, आई का डायमीटर होता है। ओके। 10 से 30 किलोमीटर का उसका आई का डायमीटर होता है। आई मतलब वो साइक्लोन के सेंटर वाला एरिया जहाँ पर प्रेशर कम होता है काफ़ी। ओके। इसको बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। ये लगभग 10 से 30 किलोमीटर इसकी एरिया रहता है। और साइक्लोन का टोटल डायमीटर कितना होता है, लगभग 150 से 250 किलोमीटर। ठीक है, 150 से 250 किलोमीटर या 300 किलोमीटर तक इसका एरिया होता है। ठीक है। इट इज़ इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज़ लाइट विंड्स। इस ये जो रीजन है ये क्लाउड्स इसमें नहीं होते हैं, फ्री ऑफ क्लाउड्स होता है, और इसमें हल्की हवाएं पाई जाती हैं।
अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई, इस काम और क्लियर आई के पास देयर इज़ अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज़। एक क्लाउड रीजन पाया जाता है जिसका जो लगभग 150 किलोमीटर होता है साइज़ में। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड्स, इस रीजन में हाई स्पीड विंड्स होती हैं, लगभग 150 से 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो रहती है जिनकी। एंड अ थिक क्लाउड्स विथ हैवी रेन, और थिक क्लाउड्स होते हैं हैवी रेन वाले, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बारिश करा सकते हैं। अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, इस रीजन से दूर विंड की जो स्पीड है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती। द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, साइक्लोन का जो फॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक है, वो यहाँ नीचे हम अभी पढ़ने वाले हैं। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, बादल बनने के पहले जो पानी है वो एटमॉस्फेयर से हीट ले लेता है, ताकि पानी जो है वो खुद को किस में बदल पाए, वाटर वेपर में। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड, जैसे ही ये जो पानी है वो भाप बन के ऊपर उड़ गया है, तो जैसे ही ऊपर आसमान में टेम्परेचर कम होता है तो वो जो भाप रहती है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगती है, वापस वाटर में। ओके, व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड एंड फॉर्म एज रेन ड्रॉप्स, और रेन ड्रॉप्स बन जाती हैं, ठीक है, यानी पानी की बूंदें बन जाती हैं, ठीक है। दिस हीट इज़ रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, ये हीट वापस से रिलीज़ कर दी जाती है। द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड, अब ये जो हीट रिलीज़ की गई है इससे आसपास के एरिया की जो एयर है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर, हवा जो है वो ऊपर उठती है जिससे एयर का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि हवा जो थी ज़मीन में वो ऊपर चली गई। हवा का ही तो प्रेशर होता है ज़मीन के ऊपर, जब हवा ही ऊपर चली गई तो कोई प्रेशर जो है वो रहता नहीं। ओके, मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, ज़्यादा से ज़्यादा जो हवा है वो स्टॉर्म के सेंटर की तरफ बहुत तेज़ी से भागती है। दिस साइकिल इज़ रिपीटेड, ये साइकिल रिपीट की जाती है। द चेन ऑफ इवेंट्स एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम, जो चेन ऑफ इवेंट्स है बहुत ही लो प्रेशर सिस्टम कॉज करता है, बहुत लो प्रेशर सिस्टम बनाता है, विथ वेरी हाई स्पीड विंड्स, जिसमें विंड्स की स्पीड जो होती है बहुत तेज़ होती है, ठीक है, रिवॉल्विंग अराउंड इट, और ये विंड्स बहुत तेज़ी से रिवॉल्व होती रहती हैं। इन दिस इट इज़ दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन, ये वही वेदर कंडीशन जिसको साइक्लोन बोलते हैं। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स, तो कुछ फैक्टर जैसे विंड की स्पीड, विंड की डायरेक्शन, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये कंट्रीब्यूट करते हैं साइक्लोन्स के डेवलपमेंट में, ठीक है। क्या क्या, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, विंड की स्पीड, विंड की डायरेक्शन, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये दोनों ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं साइक्लोन्स के डेवलपमेंट में। ओके, ये साइक्लोन डेवलप हो रहा है, यहाँ पर आप सेंटर पे आई ऑफ द साइक्लोन देख सकते हैं, जहाँ पर आई लिखा हुआ है। इसके आसपास की एयर जो है बहुत तेज़ी से घूम करके ऊपर जाती है। होता क्या है, जिस एरिया में साइक्लोन बनता है उस एरिया में सबसे पहली बात उस वो एरिया इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, वहाँ की एयर जो है वो ऊपर चली जाती है। आसपास के एरिया से तेज़ हवा बहुत तेज़ी से आती है इस एरिया की तरफ, और वो हवा सेंटर से टकरा करके जहाँ पर प्रेशर कम है गोल घूम जाती है, और ये गोल गोल घूमती हुई हवा साइक्लोन बना लेती है। ओके, सिंपल सा प्रोसेस ये है, ठीक है। यहाँ पर आप साइक्लोन देख सकते हैं इमेजेस में, और यहाँ पर पानी के लेवल बढ़ जाने से आप बिल्डिंग वगैरह देख सकते हैं पानी के नीचे पहुँच गई। ओके, अब साइक्लोन क्या क्या डिस्ट्रक्शन करता है ये हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, जो भी मैंने पढ़ा है आप लोगों के दिमाग में बैठा होगा, और मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ चैप्टर की रीडिंग करें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो चैप्टर से दूंगा, चैप्टर के बीचों बीच से, एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग एग्ज़ाम टाइम पे जब पढ़ाई करें ये फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग चैप्टर की रीडिंग लगाएं 2 से 3 बार हर चैप्टर की। आपके 9 चैप्टर्स आने हैं तो बहुत अच्छे से इनको प्रिपेयर करें, और इन 9 चैप्टर्स में से किसी भी चैप्टर के कोई भी टॉपिक में अगर डाउट है आप प्लीज़ मेरे से पूछिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।